हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। वो महिला जिसने मेरे पालन पोषण के लिए अपना पूरा जीवन अकेले बिता दिया, जिसने सिंगल मदर के रूप में समाज के सामने खड़े होकर अनगिनत संघर्षों और सवालों का सामना किया और न जाने कितनी कठिनाइयों और मुसीबतों का सामना करके उसने मुझे पाला। मैंने कभी उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी। वो जो कभी बिना डर के एक रात नहीं सोई, उसके जीवन का बस एकमात्र उद्देश्य था मुझे सुरक्षित रखना। वो अपनी माँ की जलती हुई चिता को बुझी आंखों से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी। एक बार फिर वो खुद में बुदबुदाई, हमारे पास रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। इसलिए हमारे पड़ोसी कुणाल और उनकी पत्नी माही ने मेरी माँ के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की और मेरे साथ खड़े रहे। अब मेरा क्या होगा और कौन मेरे साथ होगा? भगवान, मुझे किन परिस्थितियों में डालने जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। मुझे इस किराए के घर से कभी भी बाहर निकाल दिया जाएगा। अब मैं कहाँ जाऊँ और किससे मदद मांगूं? ये है हिमानी। हिमानी की कहानी है, बेहद खूबसूरत है, जिसका रंग दूध के समान गोरा है। उसकी आंखें नीली समुद्र की तरह हैं, जिनमें अनगिनत राज छिपे हुए हैं। उसको अपने पिता का नाम भी नहीं पता और उसने अपने पूरे 20 वर्ष का जीवन अपनी माँ के आंचल तले ही बिताया है। उसकी माँ ने उसे समाज की सभी मुसीबतों से उसको अभी तक बचा रखा था, पर अब वो अकेली खड़ी है, बिना अपनी माँ के। हिमानी, अपनी आंखें खोलो और पानी पी लो, माही ने उसे उठाते हुए कहा। हिमानी ने अपनी आंखें खोली और माही को देखा, फिर उसने उसे दिए गए गिलास से पानी पी लिया। उसे देखते हुए माही ने कहा, ऐसे बैठी मत रहो दीदी, यह तकदीर है, जो लिखा होता है वही होता है, मगर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो हिमानी बोली, नहीं माही दीदी, मैं और दुखी नहीं होंगी। मेरी माँ को यह सब पसंद नहीं था। अब मैं अपनी माँ के लिए जीऊंगी। हिमानी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक मजबूत निर्णय लिया हो। उसकी बात सुनकर माही बोली, आओ, तुम अकेली नहीं रहोगी, चलो मेरे घर पर, हम यहाँ हैं तुम्हारे लिए और हम सब एक साथ खुश रहेंगे। माही ने उससे कहा। नहीं दीदी, हिमानी प्यार से बोली। तो माही फिर उसे समझाते हुए बोली, आखिर क्यों क्यों हमारे साथ नहीं रहना चाहती हो? मेरे साथ रहो, मैं भी तो तुम्हारी अपनी हूँ और तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो भी है उसके साथ हम खुश रह सकते हैं। लेकिन हिमानी किसी दृढ़ निश्चय के साथ बोली, नहीं दीदी, मुझे जाना होगा। मेरी माँ ने मेरे मरने से पहले मुझसे कुछ कहा था, मुझे उसका पालन करना है। यह मेरी माँ की आखिरी इच्छा है जो मुझे पूरी करनी होगी। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी, लेकिन मुझे अपनी माँ के वचन को पूरा करने के लिए यहाँ से जाना होगा। और दीदी, इस जीवन में मैं तुम्हारी ऋणी हूँ, बस मैं कभी नहीं भूलूंगी तो सारी मदद जो तुमने मेरे लिए की है। कहाँ जाओगी, किसके पास जाओगी? माही ने जोर देते हुए पूछा। दिल्ली में मेरी माँ की एक रिश्तेदार है, मैं वहाँ जा रही हूँ। मुझे लगा था वो एक अनाथ है, लेकिन अब मुझे जानना है कि मेरी माँ को अपनों के प्यार से दूर क्यों रखा गया। हिमानी की बात पर माही बोली, ठीक है, लेकिन आज बहुत देर हो गई है, तुम अब नहीं जा सकती, कल चली जाना। मैं तुम्हारे भैया से बोल दूंगी कि वो तुम्हें ले जाएं। अब आओ मेरे साथ, यहाँ अकेले मत रहो। वैसे अगर तुम हमारे घर नहीं चलना चाहती तो मैं भी यहाँ सो सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। माही ने उसका सुझाव स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस रात को उस कमरे में सोई थी जहाँ हिमानी और उसकी माँ सोती थीं। माँ की मीठी यादें उसके मन में आईं जब उसने अपनी माँ के आखिरी शब्दों को याद किया। वो जल्दी से बिस्तर से उठकर जमीन पर बैठ गई और बिस्तर के नीचे से लकड़ी का एक डब्बा निकाला। एक पल के लिए उसने अपनी माँ के शब्दों को याद किया, हिमानी, मैं जो कह रही हूँ वही करना। अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो तुम दिल्ली चली जाना, अकेले मत रहना। तुम्हारी माँ का एक घर है, वहाँ चली जाना मेरी बच्ची। वहाँ जो लोग हैं उनके साथ रहना, चाहे तुम्हें कैसी भी समस्या का सामना करना पड़े। वहाँ से कहीं भी जाने के बारे में मत सोचना। वहाँ सारे लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ कोई है जो तुम्हें प्यार करेगा और ख्याल रखेगा। उन शब्दों को याद कर हिमानी ने अपनी माँ का वो डब्बा खोला जिसमें माँ की 2 डिजाइनर साड़ियाँ थीं।
लेकिन उसे नहीं याद कि कभी उसने अपनी माँ को इन साड़ियों में देखा हो। दिखने में वो महंगी सिल्क साड़ियां थीं। फिर उसने कुछ पैसे देखे जो एक रबर बैंड में लगाकर सुरक्षित रखे हुए थे। उन्होंने 10,000 रुपये सेव कर रखे थे। यह बोलते हुए हिमानी की आंखों में आंसू पैसे पर जा गिरे। मेरी माँ की मेहनत के पैसे। वो खुद से बोली और रोने लगी। अचानक उसकी नजर डिब्बे में रखे पत्रों पर पड़ी। उसने एक पत्र उठाया और उसे पढ़ा। मानो मैं तुम्हारे एक शब्द का इंतजार कर रहा हूँ। तेरा बड़ा भाई इंतजार कर रहा है। किसी और की ओर मत देखना। मैं तेरे और बच्चे की देखभाल करूंगा। तेरे भाई को यकीन है कि एक दिन तेरा गुस्सा शांत हो जाएगा और तू वापस आएगी। मैं माफी मांग रहा हूँ। अब बहन घर आ जाओ। सभी पत्रों में इसी प्रकार की माफी मांगने और वापस आने की गुजारिश थी। उन पत्रों को पढ़कर हिमानी खुद से बोली, मीनू मेरी माँ है जिसका पूरा नाम ममता है, लेकिन ये कौन है जिन्होंने इन सभी पत्रों को लिखा है? वो कौन है? माँ उनके पास क्यों नहीं जा रही थी और वे उनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे इन सभी सवालों का जवाब जानना है। मेरी माँ की इच्छा के अनुसार मुझे वहां जाना ही होगा। उसने अपने मन में उठ रहे सैकड़ों सवालों के जवाब खोजने के लिए दिल्ली जाने का निर्णय लिया। हिमानी अगली सुबह जाने के लिए तैयार थी। उसने वो साड़ियां, पैसे और पत्र को ले लिया था और कुछ अपने कपड़े भी। उसने कुणाल से कहा कि उसे वो दिल्ली के लिए ट्रेन में बिठा दे और उसके आगे वो अकेली ही चली जाएगी। नहीं हिमानी, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाने के बाद ही आऊंगा, कुणाल ने जोर देते हुए कहा। नहीं भैया, मुझे पक्का पता है कि वहां मुझे इतनी जल्दी स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए पहले मैं वहां के माहौल को देखूंगी, लोगों को देखूंगी, फिर उन लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। हिमानी कुछ सोचते हुए बोली। लंबे समय तक बात करने के बाद कुणाल और माही ने उसे अकेले जाने की इजाजत दे दी। उन्होंने हिमानी को बताया कि उनके पास भी कोई अपना नहीं है, इसलिए उसे उनके पास वापस आने से पहले जरा भी नहीं सोचना है। मैं हर दिन तुम्हें फोन करूंगी दीदी। हिमानी और कुणाल रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। हिमानी के लिए पानी और खाने की चीजें खरीदने के बाद कुणाल ने हिमानी के पास बैठे परिवार से उसका ध्यान रखने के लिए कहा। कुणाल ने उससे कहा कि वो कभी भी उसे और माही को कॉल कर सकती है। तभी ट्रेन चलने लगी और कुणाल वहां से चला गया। जहां एक तरफ हिमानी एक अनजान सफर पर निकल चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ एक लग्जरी कार ने एक बड़े से गेट के सामने हॉर्न बजाया। गेट कीपर दौड़कर आया और जल्दी से गेट खोल दिया। उसने गाड़ी की ओर डर भरी नजरों से देखा। तभी गाड़ी चला रहे शख्स ने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर अंदर चला गया। उसने काली पैंट और सफेद शर्ट पहनी थी। उसकी अच्छी खासी पर्सनैलिटी और उम्र लगभग 27-28 साल थी। अंदर जाते ही उसने उस शांत घर में आवाज दी, हर्ष। उसकी आवाज पर पूरा घर कांप उठा। उसके एक ही बार कहने पर उस घर के सभी लोग अपने कमरों से बाहर आ गए। उनमें से एक लड़का जो 20 साल का था, वो उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। तभी उस शख्स ने कहा, तुम्हारा फोन कहाँ है? उसके प्रश्न पर हर्ष ने बिना सिर उठाए अपनी जेब से फोन निकाल कर दिया। उस शख्स ने उसका फोन लिया और जमीन पर फेंक दिया, लेकिन उसके इस बर्ताव से घर में किसी के चेहरे पर आश्चर्य नहीं था। सबको अंदेशा था कि ऐसा ही होगा। अगर तुम फिर से गलती दोहराना चाहते हो तो तुम मुझे जानते हो। हर्ष को धमकाने के बाद वो ऊपर चला गया। इस शख्स का नाम है आयुष। उसके चेहरे पर गुस्से के अलावा और कोई भाव शायद ही कभी दिखता हो। उसे किसी ने हंसते हुए आज तक नहीं देखा। जो कुछ भी उसकी आंखों के सामने आता है वो उसके क्रोध से क्षण भर में बर्बाद हो जाता है। जैसे कि वो काल भैरव हो, वह किसी के सामने नहीं झुकता और घर का सभी नियंत्रण उसके हाथ में है और वहां उसके निर्णय के अलावा कोई अन्य निर्णय नहीं होता। देखा जाए तो आयुष घर के एक मुखिया की तरह है। हालांकि इस घर का नहीं था। आयुष को उसके दादाजी ने गोद लिया था, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे इस घर और संपत्ति का मालिक बना दिया। और उसके गोद लेने के बाद घर में कुछ लोगों को ही पता है। इधर आयुष के जाने के बाद वहां मौजूद सभी लोग हर्ष की तरफ देखकर सवाल पूछने लगे। आइए अब जानते हैं घर के लोगों के बारे में। दरअसल गोपाल दास और सुनील के 5 बच्चे हैं, प्रताप, देवकी, कृष्णा, शिव और ममता।
प्रताप की पत्नी जानकी है और इनके 3 बच्चे हैं। पहली लड़की जानवी है और उसका पति प्रणव, जिसका एक बेटा है धनुष, लेकिन अभी यहाँ नहीं है बल्कि अमेरिका में बस गए हैं और दोनों डॉक्टर हैं। दूसरा बेटा अभिनव है, जिसकी पत्नी पार्वती है और इनके 2 बच्चे हैं जो अपना खुद का बिजनेस देखते हैं। तीसरी बेटी तानवी है जो बीए की पढ़ाई कर रही है। देवी के प्रति प्रसाद और उनके 2 बच्चे हैं। दूसरा बेटा अभिनव है, जिसकी पत्नी पार्वती है और इनके 2 बच्चे हैं जो अपना खुद का बिजनेस देखते हैं। तीसरी बेटी तानवी है जो बीए की पढ़ाई कर रही है। देविका के पति प्रसाद हैं और इनके 2 बच्चे हैं। पहला बेटा प्रवीण है, जिसकी पत्नी स्नेहा है। दूसरी बेटी रक्षा है तो एक मेडिकल छात्रा है। कृष्णा की पत्नी इंदिरा और इनके 3 बच्चे हैं, आयुष, अधव, अभिरामी। शिव लंबे समय से कुंवारे हैं और उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उनका गोद लिया हुआ लड़का हर्षण है। ममता इस नाम के अलावा कोई और कुछ नहीं जानता। इधर अपनी जर्नी के बाद हिमानी दिल्ली आ पहुंची, क्योंकि यह अजनबी जगह थी तो उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। उसने एक ऑटो रिक्शा को बुलाया और उसे पता दिखाया जो उसके पास था। करीब 10 मिनट बाद रिक्शा बड़े गेट के सामने रुका। हिमानी ने उसको पैसे दिए और चारों ओर देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। हिमानी शून्य सी गेट के पास खड़ी थी। हाँ, क्या हुआ बेटी? वहां का चौकीदार उसके पास आया और बोला। वो मैं हिमानी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। तभी गार्ड बोला, क्या तुम यहाँ नौकरी के लिए आई हो? शायद गार्ड ने उसके कपड़ों को देखा, इसलिए ऐसा पूछा। वो काले रंग की स्कर्ट और टॉप पहने हुए थी और उसके पास एक पुराना सा बैग था। गार्ड के प्रश्न ने हिमानी को कुछ राहत दिलाई। उसने तुरंत हाँ में जवाब दिया। तो गार्ड फिर बोला, इतनी देर से? सुबह 10 बजे का टाइम दिया था। मैं थोड़ी दूर से आई हूँ, इसलिए मुझे देर हो गई। हिमानी अपनी सफाई देकर बोली। यह सुनकर गार्ड बोला, वैसे बेटी तुम भाग्यशाली हो कि अब तक किसी को नहीं चुना गया है। तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाकर पूछ के आता हूँ, उसने कहा और वो अंदर चला गया। उसका उत्तर हिमानी को कुछ आराम दिलाने के लिए काफी था। हे भगवान, बस मुझे यह नौकरी मिल जाए। वो अपने मन में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। कुछ समय बाद गार्ड वापस आया। कहा था ना बेटी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए तुम्हें बुलाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, इसका आगे का भाग अगली कहानी में। जब तक बने रहिए हमारे साथ और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।